बहुत समय पहले की बात है। टनकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो गांव अमीरों का गांव माना जाता था, जहाँ पे सभी लोग अमीर रहा करते थे। उन्हीं में से ही एक था घनश्याम और उसकी पत्नी थी सुधा का घर। सुधा बहुत ही चालाक और होशियार औरत थी। वह किसी के भी साथ बुरा करने से बिल्कुल भी ना चूकती, अगर उसमें उसका जरा सा भी भला हो रहा हो। सुधा का व्यवहार बहुत ही सात्विक औरतों वाला था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसका पति आया, जो कि बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने स्वभाव से भोला भाला था और गांव के लोगों को यह भली भांति पता था कि सुधा जहां बहुत चालाक है, वहीं घनश्याम बहुत सीधा साधा है। एक दिन सुधा अपने घर में ऐसे ही घर का रोजमर्रा का काम कर रही थी कि तभी अचानक वहां पर एक साड़ी बेचने वाला आया, जो कि कह रहा था, साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ, जादुई साड़ियाँ, जो कि पहनते ही आपको जवान बना देंगी। ये सब सुधा ने सुना और सुधा उसे आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे ओ साड़ी वाले, रुको तो ज़रा। साड़ी वाला वहाँ पे रुक गया था। तभी सुधा वहाँ पहुँची और बोली, कैसी हैं तुम्हारी साड़ियाँ, जरा मैं भी तो देखूँ, ये मुझे जवान बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, दिखाओ तो ज़रा। साड़ी वाला सोचने लगा, फिर धीरे से मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ, आपके लिए तो मैं बहुत सुंदर साड़ियाँ दिखाऊंगा। मेरे पास अलग से रखी हुई हैं वो साड़ियाँ। मैं स्पेशल औरतों को ही वो साड़ियाँ दिखाता हूँ। आप इतनी सुंदर हैं, उसको पहन के तो आप और भी सुंदर लगोगी। तभी सुधा खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से दिखाओ मुझे वो साड़ियाँ। तभी वह दुकानदार मुस्कुराते हुए साड़ी दिखाता है और सुधा उसमें से एक साड़ी घर पर ले आती है। सुधा उसे पहन कर देखती है तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह उसी साड़ी को पहने रहती है और सोचती है कि अपने पति को दिखाएगी। तभी घनश्याम घर आता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, सुधा, सुधा, कहाँ हो, जल्दी यहाँ आओ। तभी वहाँ एक औरत आती है। वह कहती है, अजी आ गई, हाँ बोलिए क्या है। वह देखते ही चौंक जाता है। सुधा कहती है, मैं सुधा हूँ, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या। लेकिन घनश्याम उसे पहचान नहीं पा रहा था। सुधा तो मानो बदल चुकी थी, वो तो कोई और औरत ही लग रही थी। तभी घनश्याम कहता है, सुधा, अगर ये तुम हो तो तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग। सुधा खुश होती है और कहती है, हाँ जी, आज ही ली है मैंने ये नई साड़ी, कैसी लगी आपको। घनश्याम उसे मना करता है कि वह ये साड़ी ना पहने, लेकिन सुधा उसकी बात नहीं सुनती और अगले दिन फिर उस दुकानदार से एक दूसरी साड़ी लेकर आ जाती है। वह उस साड़ी को पहनने की सोचती है और कहती है, आज तो मैं इसे पहन के घूमने जाऊंगी। और वो दूसरी साड़ी पहनती है। इस बार उसका एक और नया रूप था, पहले से भी अलग। वह उस साड़ी को पहन के एक जवान औरत की तरह दिख रही थी, बिल्कुल अलग। वह गांव में घूमती है, कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह शाम तक घूमती रहती है। उसे अपना ये नया रूप बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह बहुत खुश थी और फिर उसने एक और साड़ी बदली। इसमें वो अपने तीसरे रूप में थी, पहले से भी अलग और पहले से भी जवान। तभी घनश्याम कहता है, सुधा, क्या ये तुम हो? तुम तो बिल्कुल अलग हो गई हो, चलो उतारो इस साड़ी को। तभी सुधा कहती है, नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो जवान हो गई हूँ, देखो कितनी सुंदर दिख रही हूँ। वह ये कहते हुए घर से बाहर चली जाती है। बेचारा घनश्याम उसकी इन बातों से
बहुत परेशान था। सुधा पूरा दिन पूरे गांव में घूमती रहती है। उसे इस रूप के साथ घूमना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सभी लोग उसे ही देख रहे थे। वहीं घनश्याम घर पहुंच चुका था। वह बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि आखिर ये सुधा को हो क्या गया है। तभी वहाँ सुधा आती है और कहती है, अजय क्या हुआ। तभी घनश्याम कहता है, सुधा तुम ये साड़ी मत पहना करो, तुम पहले ही बहुत अच्छी लगती थी मुझे। तभी सुधा कहती है, अजय आप पागल हो गए हो, मैं कितनी सुंदर दिखाई दे रही हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीवी इतनी सुंदर हो गई है और उल्टा आप दुखी हो रहे हो। तभी घनश्याम परेशान होते हुए सुधा को समझाने लगता है, सुधा मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि इसमें तुम्हारा चेहरा भी बदल गया है। तुम कोई और औरत बन जाती हो। हर साड़ी में तुम्हारा एक अलग रूप होता है जो कि मुझे बहुत डरा रहा है। तुम्हें ये साड़ी नहीं पहननी चाहिए। लेकिन सुधा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आईना देखने लगती है। वह अपने रूप को देख के इतरा रही थी और तभी वह सोने के लिए जाती है और कहती है, पता नहीं उनको क्या हुआ है, मैं कितनी सुंदर दिखाई दे रही हूँ, पता नहीं वो क्यों मुझे पसंद नहीं कर रहे। यह कहते हुए वह दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन इसमें क्या गलत है, साड़ी ही तो पहनी है। ये सोचते सोचते वो सो जाती है। सुधा उन्हीं साड़ियों के ख्यालों में खोई हुई थी। जब सुबह वो जागती है तो वह सुबह उसके लिए अच्छी नहीं होती। वह अपने पूरे घर में अपने पति को आवाज़ देती जाती है। उसका पति उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुधा अपने दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ भी घनश्याम नहीं होता। सुधा बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर घनश्याम कहाँ गए। तभी वह मोहल्ले में सभी लोगों से पूछने लगती है कि क्या आपने घनश्याम जी को देखा। मोहल्ले में कोई भी लोग उसे नहीं बताता कि आखिर घनश्याम गया कहाँ है। सुधा अब बहुत परेशान हो गई थी। वह सोच रही थी कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चले गए। तभी सुधा को घनश्याम का दोस्त दिखता है और वह सारी बात उसके दोस्त को बताती है। तभी वह कहता है, घनश्याम हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया है क्योंकि उसने मुझे बताया तुम कुछ ऐसी साड़ियाँ पहन रही हो जिससे तुम्हारा रूप बदल जाता है। उसने तुमसे मना भी किया था लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए तुमसे तंग आकर ये गांव छोड़कर चला गया। लेकिन सुधा कहाँ मानने वाली थी। उसका लालच तो मानो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। इस सब के बाद भी वह उस साड़ी वाले के पास जाती है क्योंकि वह बूढ़ी नहीं दिखना चाहती थी। वह उस साड़ी वाले के पास से एक और अच्छी साड़ी दिखाने के लिए कहती है। साड़ी वाला मना करता है लेकिन सुधा की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। वह उसे बहुत सारे पैसे देने की बात कहती है। तभी वह दुकानदार सुधा को एक अच्छी सी साड़ी दिखाता है। सुधा को वो साड़ी बहुत पसंद आती है। वह उस साड़ी को लेने के लिए जिद करती है तो वह कहता है ये बहुत महंगी है, सोच लीजिए। सुधा सारी कीमत देने को तैयार थी तो वह उसे वह साड़ी दे देता है। सुधा उस साड़ी को ले आती है और सोचती है कि मैं इसको पहन के और भी सुंदर दिखूंगी, और वह उस साड़ी को पहन लेती है। लेकिन इस बार वह सुंदर नहीं हुई थी बल्कि उसका चेहरा बहुत डरावना बन गया था। उस साड़ी में वह बहुत बूढ़ी और बहुत ही सड़ी हुई दिख रही थी। उसका चेहरा मानो सूख गया था और मुंह से खून निकल रहा था। तभी वह उस दुकानदार को बुलाती है और उससे कहती है, देखो मुझे ये क्या हुआ है तुम्हारी साड़ी पहन के, आखिर ऐसा क्या है इस साड़ी में जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ,
मैं इस चेहरे के साथ बाहर नहीं जा सकती और ऊपर से मुझे इसमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। तभी दुकानदार कहता है, मैं तो ये साड़ियाँ एक बुनकर से लाता हूँ, जो कि कहता है ये साड़ियाँ जादुई हैं, जो भी औरत इसे पहनेगी वो जवान हो जाएगी। ये कहकर वह सुधा को उस बुनकर के पास लेके जाता है। बुनकर का घर सुनसान जंगल में था। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई नहीं रहता। देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति माथे पे लाल तिलक लगाए साड़ियाँ बुन रहा था। सुधा कहती है, मेरी मदद करिए, आपकी साड़ी पहनने से मेरा ये हाल हो गया, मुझे फिर से पहले जैसा बना दीजिए। मेरा ये रूप और मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ करिए। तभी वह बुनकर कहता है, मैं ये साड़ियाँ जो बनाता हूँ उसमें एक दो साड़ी गलत हो जाती है, वही साड़ी तुम्हारे हाथों लग गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। यदि तुम पहले की तरह बनना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ मेरे पास ही रहना होगा। मेरे पास ही रहकर तुम्हें मेरे साथ साड़ियाँ बनाने में मेरी मदद करनी होगी, तभी तुम पहले जैसी हो पाओगी। सुधा उस बुनकर की बात मान लेती है और वह भी उसके ही यहाँ पर काम करने लगती है, बाकी औरतों के साथ। अब सुधा उस डरावने से बुनकर के यहाँ रहकर उसके यहाँ काम करती और वो पहले की तरह हो गई थी, लेकिन वह दुखी रहती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके